हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। मेरे द्वारा जो भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चे हों उनको फिजिक्स में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सीरीज चलाई जा रही है। लाइट मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, तो वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने 2-3 टॉपिक कवर किए हैं, वो भी प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहां पे जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों की जो इंफॉर्मेशन है पॉइंट ऑफ व्यू टू एग्जाम उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी चीजों को कैसे प्रॉपर सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम आपके बोर्ड पेपर में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। मैं पहले ये चीज बता देता हूँ आपको, तो ये आप वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके बाद आज का जो टॉपिक फिर क्या होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, हम लोग रेजिस्टेंस को किस किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो हमने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है पिछली वीडियो में, कि एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक फ्रिक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में फ्लो होने से रोकता है या उसकी वैल्यू को कम करता है। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वहां पे हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से जुड़ा होता है अप्लायंस के साथ, इस चीज के बारे में हम लोगों को समझना है। जनरली मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस कहीं बाहर से बन के नहीं आता है मेरे बच्चों। जो रेजिस्टेंस होता है वो जो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनमें जो मटेरियल लगा होता है उन्हीं से रेजिस्टेंस सेल्फ क्रिएट होता है। ऐसा कोई अलग से नहीं बन के आता कि आप कुछ अलग से लगा दो तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, नहीं। रेजिस्टेंस एक सिंपल सा वायर होता है जिसको ऐसा बनाया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके, राइट। तो वहां पे मतलब ये चीज यहां समझना है कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, पढ़ तो हम लोग रेजिस्टेंस रहे, लेकिन दुनिया में जो भी चीजें हैं, चाहे हमारे घर होते हो, चाहे बड़े बड़े पावर हाउस होते हो, या दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन की बात मैं करूं कि एक चीज दूसरी चीज के साथ कैसे अटैच रहती है, उस चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके घर में फ्रिज, कूलर, टीवी, एलईडी, एलसीडी और इलेक्ट्रिक जो आपकी झालर होती हैं जो दीपावलियों में लप 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 जलती रहती है, एलईडी हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीजें किस तरीके से घरों में जुड़ी होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, जो भी चीजें लाइट से चलती हैं, उनको हम लोग दो तरह से जोड़ते हैं, या जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको दो तरह से जोड़ते हैं मेरे बच्चों। पहले कॉम्बिनेशन का नाम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से आपको समझना है। सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज नोन एज, एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन इज नोन एज बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे और उस चीज को डिस्कशन करेंगे जो कि आपका पेपर में पूछा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों। सीरीज का मतलब आप समझते हो कि एक चीज दूसरे चीज के साथ प्रॉपर सीक्वेंस में जुड़ी रहती है। फॉर एग्जांपल आप कोई गोल्ड की चेन लेते हो, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में जब सीरीज कॉम्बिनेशन चलता है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बिजली से चलने वाली चीजें जो सीरीज में जुड़ी रहती हैं, वो वहां पर क्या ऐसा होता है जिसको हम लोग उसको सीरीज बोलते हैं। तो मेरे बच्चों जब चीजें सीरीज में जुड़ी रहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, देन करंट इज इक्वली फ्लो इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस but voltage is divided। very important। सीरीज कॉम्बिनेशन जब कभी भी होते, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब हम लोग कोई भी चीज को सीरीज में जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे जो करंट होती है वो बराबर बराबर इक्वली
फ्लो होती है, जितनी भी चीजें सीरीज में जुड़ी होंगी, लेकिन जो वोल्टेज होता है बच्चों वो डिवाइड हो जाता है। इन द सेंस कि अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस का, जो कि मैंने सिंबल बताया था आपको, कुछ इस तरीके से होता है। कई सारे रेजिस्टेंस है मान लीजिए आपके पास, अगर आप इनको सीरीज में एक चेन के रूप में जोड़ने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे कि अगर आप यहाँ एक बैटरी लगाओगे, ठीक है, एक बैटरी लगाओगे, ये रेजिस्टेंस R1 नाम दे रहा हूं, इसको R2 दे रहा हूं, इसको R3 दे रहा हूं, इसको R4 दे रहा हूं, ये वोल्टेज यहां से मेरी करंट फ्लो होगी। तो जब यहां पर पहुंचेगी, सीरीज में है, जितनी करंट निकलेगी आई बच्चों वो भी यहां पहुंचेगी, जो भी करंट निकलेगी आई वो भी यहां पहुंचेगी बच्चों, जो भी करंट आई निकलेगी वो भी यहां पहुंचेगी, जो भी करंट आई निकलेगी बच्चों वो भी यहां आई पहुंचेगी। ध्यान से समझना है, जब हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो जो भी करंट होती है इक्वल इक्वल सभी अप्लायंस में बराबर बराबर पहुंचती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो डिवाइडेड होता है। इसका वोल्टेज जितना इसको जरूरत होगी उतना लेगा, इसको जितना जरूरत होगी उतनी लेगी, जितना इसको जरूरत होगी उतने लेगी। इसमें अगर हम लोग डिवाइड की बात कर रहे हैं, ये मान के चलें इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 वोल्टेज है, इसमें V3 वोल्टेज है, इसमें V4 वोल्टेज है, राइट। ये आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को हम लोग इस तरह से कंबाइन करें कि करंट जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, उसमें इक्वली फ्लो हो और वोल्टेज डिवाइड हो। ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, कि दोनों चीजें जो आपस में कभी भी ना मीट करें, आपको मीट कराना पड़े। फॉर एग्जांपल, पहले मैं डिफिनीशन बता दूं, जस्ट सीरीज की उल्टा चलती है। इफ करंट इज डिवाइडेड बट वोल्टेज इज equal or same in electric resistances or appliance, जितने भी अप्लायंस होंगे बच्चों उनमें करंट बटेगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो सभी में क्या जाएगा, सेम 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 जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ये रेजिस्टेंस लिया, एक ये रेजिस्टेंस लिया, एक ये रेजिस्टेंस लिया बच्चों, तीनों को मुझे जोड़ना है। इनको मैं थोड़ा सा इस तार ऐसे कर करके इनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू आपको समझना R2 है बच्चों, इसकी R3 है। राइट, ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहां से कुछ वोल्टेज निकला, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट पहुंची, सॉरी वोल्टेज नहीं, वोल्टेज तो फिक्स है आपकी, यहाँ से करंट जनरेट हुई इस बैटरी से, जैसे करंट पहुंची आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये तीन पार्ट में इक्वली क्या हो रही है बच्चों, डिवाइड हो रही है। अब आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे यहां से करंट निकली आपको तीन डायरेक्शन में दिख रही है, यहाँ पे सेम 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 दिख रही है, एक ही लाइन में चल रही है। लेकिन मैंने बताया कि जो वोल्टेज होगा वो जितना इस पे वोल्टेज होगा, जितना इस पे वोल्टेज होगा उतना ही इस पे वोल्टेज होगा, मतलब इस पे भी V पहुंचेगा वोल्टेज, इसमें पे भी V पहुंचेगा, इसमें पे भी V पहुंचेगा। ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में जो 4 to 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो सिर्फ इन्हीं दो लाइनों से पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। मैं कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल आपको कराने की कोशिश करूंगा, जिनमें बस दो ही लाइन का यूज लूंगा कि अगर करंट इक्वली फ्लो हो सर्किट में तो आपको सीरीज समझना है, वोल्टेज डिवाइड होना करना है उस समय, और अगर मान लो करंट आपकी डिवाइड हो, वोल्टेज सेम हो, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब मैं वन बाय वन आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के जो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस कंबाइन किया है उनका जो एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन के बाद फाइनल रेजिस्टेंस जिसको आप कहते हैं, उसके फार्मूले को मैं डिराइव करने की कोशिश करूंगा आपको समझाते हुए। तो मेरा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत सालों में लगातार हर साल पूछा जाता है कि डिड्यूस द टोटल रेजिस्टेंस
टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, जितना बोर्ड में लगा हुआ है बस मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। अब कहोगे आप सर कि मेरा जो हर बार दोनों की केस में ओम्स लॉ लगेगा हमारा। ओम्स लॉ आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, V बराबर I R। आप यहाँ पे बताओ सीरीज में है जो चीजें दिख रही हैं, तो आपको V1 की वैल्यू I मल्टीप्लाई R1 दिख रही है कि नहीं है? बताओ मुझको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। V2 की वैल्यू आप कहोगे कि सर ओम्स लॉ से I मल्टीप्लाइड बाई R2 है। V3 की वैल्यू सर I मल्टीप्लाइड बाई R3 है। V4 की वैल्यू बच्चों I मल्टीप्लाइड बाई R4 है। आप आसानी से देख सकते हो, एकदम सो सिंपल। V बराबर I R मैंने अप्लाई किया है, जिसमें जो वोल्टेज, जो करंट, जो रेजिस्टेंस है उसी को एक साथ मिला के लिख दिया है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं यही चीज आप लोगों को, तो आप कहोगे कि सर V बराबर यहाँ पे हमको दिख रहा है I1 इंटू R1 दिख रहा है, V बराबर I2 इंटू R2 दिख रहा है, V बराबर I3 इंटू R3 दिख रहा है। राइट, आप इस चीज को ध्यान से समझ सकते हो। अब बताओ यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो पूरा वोल्टेज था वो 4 पार्ट में बटा हुआ है, V1, V2, V3, V4। तो आप कह पाओगे कि जो पूरा वोल्टेज होगा, अगर कोई चीज 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो जो पूरा होगा उन चारों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? मीन्स V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होगी बच्चों की नहीं होगी? उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट डिवाइड हुई है 3 पार्ट में, टोटल I थी I1, I2, I3 डिवाइड हुई है, तो आप कह पाओगे कि सर जो I की वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी कि नहीं होगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बस सिंपली सॉल्व कर देंगे मेरे बच्चों, आपका सीधा सा एक्सप्रेशन निकल के बाहर आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब बताओ यहाँ पे V की वैल्यू कितना है बच्चों? I इंटू R है। V1 की वैल्यू I इंटू R1 है। V2 की वैल्यू I इंटू R2 है। V3 की वैल्यू I इंटू R3 है। V4 की वैल्यू I इंटू R4 है। अब बताओ यहाँ पे I इंटू R है, आप कहोगे कि सर I सब में कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। राइट, अब आप यहां ध्यान से कहोगे कि सर I से I कैंसिल कर दीजिए, जो टोटल रेजिस्टेंस आया R की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। दैट इज योर फाइनल आंसर। जब कभी भी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना होता है तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको नॉर्मली हम लोग प्लस कर देंगे और हमको फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। वहां आप लिखना चाहो तो आप बताओगे कि सर यहाँ से जो ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकलेगी वो सर V अपान R निकलेगी। V बराबर I R होता है बच्चों, तो अगर I की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना होगी बच्चों? V अपान R होगी। I1 की वैल्यू ऊपर से बताओ कितना निकल के आएगी, तो आप कहोगे कि सर V1 अपान R, सॉरी V1 नहीं, V अपान R1 होगी। I की वैल्यू मीन्स I1 की वैल्यू बच्चों V अपान R1 होगी, I2 की वैल्यू बच्चों V अपान R2 होगी, I3 की वैल्यू बच्चों V अपान कितना हो जाएगी? R3 हो जाएगी। अब देख सकते हो लेफ्ट राइट है, I1 की वैल्यू बच्चों V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान कितना हो जाएगा? R3 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे V अपान R है, ऊपर से V कॉमन ले लें तो यहाँ कितना बचेगा? 1 अपान R1, यहाँ बचेगा 1 अपान R2, यहाँ बचेगा 1 अपान R3। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे, आप कहोगे सर B से B कैंसिल कर दीजिए, ये कितना बचेगा? 1 अपान R इज इक्वल टू बच्चों 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा रेजिस्टेंस जो आया टोटल वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चारों का इक्वली सम हो जाता है, जितना भी हम होता है उसको नॉर्मली प्लस कर देते हैं। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते हैं तो रेसिप्रोकल का सम होता है। वहां आप देख पा रहे होंगे कि किसका सम होता है बच्चों? रेसिप्रोकल का सम होता है। राइट, ये हमारा एक्सप्रेशन है टोटल रेजिस्टेंस का
सीरीज कॉम्बिनेशन का और मेरे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैंने जब बताया था कि करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, तो वहां मैंने बताया था कि अमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। उसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर दूंगा। तो अभी हम लोगों का अगला क्वेश्चन वही होने वाला है कि व्हाई वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज। बहुत ही प्यारा सवाल है, व्हाई वी कनेक्ट अमीटर इन सीरीज। अमीटर को हमेशा सीरीज में ही क्यों जोड़ा जाता है? उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर आप अमीटर को सीरीज में नहीं जोड़ोगे तो जो अमीटर मीन सीरीज में नहीं जुड़ेगा, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको अमीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में अमीटर को कनेक्ट करोगे तो अमीटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक वायर्स लगी होते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो करंट की वैल्यू बता पाता है। तो उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो अमीटर होता है वो चलना बंद कर देता है। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसमें खुद ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो पाती। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब आप अमीटर सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं ड्यू टू मेंटेन लो रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर। अमीटर का जो रेजिस्टेंस हो वो लो बना रहे, इसकी वजह से अमीटर को हमेशा किसमें जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। आप समझ पाए होंगे इस चीज को। मैंने बताया कि पैरेलल में जोड़ने पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो पाएगी और आपका अमीटर काम करना बंद कर देगा। अगला क्वेश्चन है इसी चीज में कि हम लोग वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वी कनेक्ट, हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, याद रखना है कि अमीटर सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर बच्चों पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर, व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्यों जोड़ते हैं? तो आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे कि ऐसे यहां पर था, बिल्कुल अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दोगे तो जो वोल्ट मीटर होगा उसका भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है, उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर भी वायर्स हो जाती हैं। जैसे ही अगर आप पैरेलल में मतलब आपने न जोड़ के इसको सीरीज में जोड़ दिया तो इसका भी जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई हो जाता है। तो पहला रीजन तो यही है कि वोल्ट मीटर का ड्यू टू मेंटेन लो रेजिस्टेंस, इसका भी लो रेजिस्टेंस इनके वायर्स का मेंटेन रहे, जिसकी वजह से इसको हम लोग हमेशा किस में जोड़ते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। दूसरा नंबर पर इसमें से लो करंट ऑफ फ्लो होता है, क्योंकि वैसे भी करंट आप देख पाते हैं पैरेलल में बढ़ती है। अगर आप बताओ वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज है, इसमें हाई करंट फ्लो होने लगे कि तो ये वोल्टेज बताया ही नहीं पाएगा, इसका काम क्या होगा? फिर वोल्टेज की जगह करंट बताने लगेगा। तो ये क्या करता है? लो करंट को फ्लो करता है वोल्ट मीटर अगर आप लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तीसरा रीजन क्या है कि इसका वोल्टेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है पैरेलल में जोड़ने से। आपने देखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन थी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट बटे वोल्टेज सेम रहे, उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो जितना भी वोल्टेज हमारा आ पाएगा उसको ये मेंटेन रख पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। और चौथा नंबर का रीजन होता है नो सर्किट ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसा जोड़ने से किसी भी प्रकार के पूरा सर्किट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आप लाइट को न्यूट्रल जोड़ दोगे, न्यूट्रल को लाइट जोड़ दोगे तो आपका जो सर्किट होगा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ही ज्यादा बढ़ती है, आग लग जाती है, ब्लास्ट कर जाता है, सो मेनी टाइप्स की दिक्कत होती है। तो इन सभी रीजन से हम लोग वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने की कोशिश करते हैं और अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये चीज आपको बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है मेरे बच्चों? याद रखना है। ये बहुत ही प्यारा आपके लोगों के लिए
टॉपिक है अमीटर का, सीरीज का, वोल्टमीटर का, पैरेलल का। अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो क्या रीजन होता है कि अमीटर को हम लोग जो है किस तरह से उसमें जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है इस चीज को समझ पाए होंगे। इसके बाद अब मैं बता दूं, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, अब बहुत ही प्यारा टॉपिक कि हम लोग घर के जो वायरिंग करते हैं किस प्रकार की वायरिंग होती है और उनके क्या यूजेज होते हैं, क्या होता है सीरीज, क्या होता है पैरेलल। तो अब हम लोग थोड़ा सा डोमेस्टिक वायरिंग जो हमारे घरों में यूज होती है उसके बारे में समझने की बच्चों कोशिश करेंगे, है ना। तो जनरली मैं पहले ही बता दूं आपको कि जो आपकी जनरल अप्लायंस होते हैं, आप देखिए अच्छे से समझ गए होंगे कि जो सीरीज होता है मेरे बच्चों ध्यान से, उसमें करंट इक्वल जाती है, करंट इक्वल जाती है और वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग बेस मान के एक दो तीन पॉइंट समझेंगे। जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल जाता है सभी में, और करंट क्या होती है बच्चों, डिवाइड हो जाती है, राइट। तो अब हम लोग, मैं बता दूं कि जो हमारे घर होते हैं, डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं, उनमें जो हमारी वायरिंग होती है वो हमेशा मेरे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। पहली बात मैं बता दूं, ठीक है, आपका फाइनल आंसर है। कोई पूछता है कि बेटा घरों में जो वायरिंग होती है वो किस कॉम्बिनेशन में की जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन, अगर आप बताओ, आपके जो घर हैं जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब की एक फ्यूज रेटिंग होती है, ठीक है। और एक ही तरह के तो सारे इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके फैन होते हैं, कुछ आपकी लाइट्स होती हैं, एलईडी बल्ब्स होते हैं, टीवीज होती हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनकी सबकी फ्यूज रेटिंग होती है। फ्यूज रेटिंग का मतलब होता है कि ये, इनको चलाने के लिए मिनिमम इतने करंट की जरूरत होती है, मिनिमम इतने करंट की जरूरत होती, उसमें ये चीज लिखा होता है। इसके ऊपर जाएंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे, उसके नीचे रहेंगे तो ये चल नहीं पाएंगे। तो अब बताओ, अगर आप इनको सीरीज में जोड़ दोगे, आप अपने से समझो, इसमें फैन के लिए कुछ और करंट चाहिए, लाइट के लिए और चाहिए, टीवी के लिए और चाहिए, रेफ्रिजरेटर के लिए और चाहिए। पहली बात, सब में बराबर बराबर करंट जा पाएगी, और जब बराबर जा पाएगी तो जिसके मतलब की होगी वो तो चल पाएगा, जिसके मतलब की नहीं होगी वो नहीं चल पाएगा। और जब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो वोल्टेज का मतलब मैंने बताया था कि ताकत होता है, इनकी ताकत सब में बढ़ जाएगी। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको कम मिल पाएगी, जिसको कम जरूरत है उसको ज्यादा मिल पाएगी। तो जो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस होंगे वो अच्छी प्रकार से वर्किंग नहीं कर पाएंगे, अच्छे से चल नहीं पाएंगे। हाँ, एक चीज है, अगर मान लो यहाँ पे आपको कई एक ही टाइप की चीजें हैं, मान लो आपको 100 फैन इकट्ठा चलाना है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अपने घरों में जो भी वो लगाते, झालर लगाते हैं दीपावली के समय, दशहरा के फेस्टिवल के समय, उन झालर को देखते होंगे कि एक बार जैसे आप टच कराते हैं एक ही स्विच होती है, सारी एक तरह से जलती रहती है। बच्चों, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। वहां पे सारी जितने भी बल्ब्स हैं वो सेम रेटिंग के लगे हुए हैं और सबको सेम करंट की जरूरत होती है। लेकिन आप वहां ये भी नोटिस किए होंगे कि अगर एक झालर में, एक बल्ब में कोई खराबी होती है तो वो सारी की सारी झालर आपके किसी मतलब की नहीं बचती है। आपको समझ में नहीं आता कि ये झालर में वायर कहां से खिंच गया, कहां से टूट गया, और आपके जितने भी पूरे के पूरे पैसे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और उनको कोई भी किसी भी प्रकार से बनाता भी नहीं है। अगर बनाने की कोशिश करेगा तो वही 200-250 रुपए की झालर के लिए 100-200 उसका चार्ज होगा, तो कोई उसको दे भी नहीं पाएगा। तो सीधा अगर वो झालर खराब हुई तो आप उसको क्या करते हैं, अपना वेस्टेज कूड़े के रूप में उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये चीज जो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज होता है वो आपकी जो हमारी इलेक्ट्रिक, ठीक है, झालर को जो भी कहते हो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, जो जगमग जगमग करती रहती हैं, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जोड़ते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि करंट जिसको जितनी जरूरत होगी, अगर मान लो फैन आपका 2 एम्पियर से चलता है, लाइट आपकी 1 एम्पियर की करंट से चलती है, टीवी आपकी 6 एम्पियर की करंट से चलती है, रेफ्रिजरेटर 8 एम्पियर की करंट से चलती है, बढ़ के जाएगी तो ये इतना ले लेगा, ये इतना ले लेगा, ये इतना ले लेगा, ये इतना ले लेगा। और वोल्टेज डिवाइड, वोल्टेज सेम रहेगा, इसको भी 220 वोल्ट की ताकत मिलेगी, इसको भी 220 वोल्ट की,
इसको भी 220 वोल्ट की, इसको भी 220 वोल्ट की। तो इस पूरी ताकत से जितना करंट जरूरत होगी उतना ले लेंगे और बराबर वर्क करते रहेंगे। दूसरी बात होगी कि अगर कोई एक चीज बिगड़ेगी, जब यहाँ पे करंट बटेगी तो सिर्फ ये चीज खराब होगी, बाकी चीजें हमारी प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि खराब हुआ फैन, अब जाके पूरे घर की वायरिंग खुलवा डालो, लाइट, टीवी, रेफ्रिजरेटर सारा कुछ तुमको देखना पड़ेगा कि ऐसा तो कहीं नहीं खराब हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। और फिर एक चलाना होगा फैन, तो लाइट, टीवी, रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिक चलेंगे। रेफ्रिजरेटर चलाना है तो टीवी, फैन, लाइट ऑटोमेटिक चलेंगे। अच्छा खासा आपका बिजली का मीटर बढ़ेगा। ये सब सारे डिसएडवांटेज हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, जिसकी वजह से अगर हम लोग इन चीजों को जो डोमेस्टिक वायरिंग के रूप में होता है उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे कि कॉन्सेप्ट सिर्फ उतना का ही है सीरीज और पैरेलल का, उसमें क्या चीज समझना है और कैसे चीजों को समझना है। इस वजह से हम लोग हमेशा घरों में अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग करते हैं, और जो जहां पे एक साथ एक ही वोल्टेज से चलने वाली चीजें होती हैं उसमें मैंने अपने जीवन में अक्सर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आज के समय में कई तरह की लाइटिंग आ गई है, जैसे लोग बारात वारात लेके जाते होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहां भी कई सारी चमचमाती हुई लाइटें आती हैं, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जितनी भी झालर टाइप की लाइटें होती है जिनको देखने में सुंदर लगता है कि एक साथ जले तो अच्छी दिखे, एक साथ बुझे तो अच्छी दिखे, तो वहां पर हम लोग सीरीज जोड़ते हैं। बाकी जब हमें किसी पर्टिकुलर एक चीज को यूज करना होता है वहां कहीं पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। यही रीजन है कि वहां पर अगर एक चीज खराब हो जाती है तो वो पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप कभी भी उन लाइटों को बुक करने की कोशिश करें, चीज तो सस्ती मिलेगी, उससे ज्यादा वो बुकिंग का चार्ज आपसे लेगा, जिसकी वजह से कि अगर वो कहीं खराब हो जाए आपके घर में उस चीज को यूज करते हुए, तो ऑलरेडी वो इतना पैसा अर्न कर ले कि वो दोबारा नई चीज को खरीद पाए। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाएंगे क्या एडवांटेज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपके डोमेस्टिक जो अप्लायंस होते हैं, और क्या डिसएडवांटेज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर आप सीरीज में जोड़ देंगे अपने जो डोमेस्टिक अप्लायंस होंगे तो उनसे आपको क्या बेनिफिट जो है, मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फिजिक्स में जो कि हम लोगों ने आज देखा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्यों हम लोग अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग किस तरह से अपने जो डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं उनमें यूज समझते हैं, कहाँ सीरीज का यूज करते हैं, कहाँ पैरेलल का यूज करते हैं। और इसी के साथ हम लोग आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।